बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 में 19,838 पदों पर जो आई हुई है, उसके लिए हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 है। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 25/8/2024 है। इसी प्रकार से मैंने आपको बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का 4 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप बिहार पुलिस 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस पेपर को एक टेस्ट के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं, और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में, लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, सब लोग बताएंगे इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है, ठीक है। अच्छा, सूर्य जो है ये सौरमंडल का प्रधान भी होता है। और एक और पॉइंट पूछा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए, सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। सूर्य की केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है ना, जो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। क्लियर? और देखिए, सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उससे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है, गैलेक्सी। क्लियर? याद रखिएगा, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, उसी को हम लोग गैलेक्सी यानी कि मंदाकिनी कहते हैं। क्लियर? ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक 1928 में जो है नीदरलैंड में ये ओलंपिक हुआ था। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, वहीं पर जीता था, ठीक है ना। उसके बाद लगातार जो है भारत ने 6 बार, लगातार 6 बार जो है भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। मैं बता देता हूँ, पहला 1928 में जीता था, उसके बाद देखिए 1932 में, फिर 1936 में, 1948 में, 1952 में और 1956 में। लगातार 6 बार भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद देखिए 1964 में जीता एक बार और फिर 1980 में जीता था। तो इस प्रकार से टोटल भारत ने अब तक कितने हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? तो 8 बार। ये भी प्रश्न बन सकता है, 8 बार जीता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितने बार जीता है? तो 8 बार जीता हुआ है, ठीक है। चलिए, लगातार 6 बार जीता हुआ है और 6 बार के बाद 1964 में 7वां और 1980 में 8वां। याद रहेगा आपको, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए ओलंपिक खेलों में भारत ने जो है हॉकी में 4 बार 1968, 1972, सन 2020 और 2024 में कांस्य पदक जीता है। इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो फ्रेंड्स, ये 74.04% है, ठीक है, 74.04% है। क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा। पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 82.16% और महिला साक्षरता दर 65.46%, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। देखिए, 2010 से लेकर के 2024 तक, पिछली बार जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुआ था वहाँ तक बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने एक ही सेशन में कवर कराया हुआ है। 2 घंटे से भी ज़्यादा का सेशन है, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न वहाँ पर भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
देखिए स्पेनिश गृह युद्ध जो था, स्पेन का गृह युद्ध जो 1936 से लेकर के 1939 तक चला था, ठीक है, इसी को द्वितीय विश्व युद्ध का, सेकंड वर्ल्ड वार का ड्रेस रिहर्सल माना जाता है, क्योंकि इससे उस समय के युद्धों की तकनीक और रणनीति दिखाई दी थी। ठीक है, तो ये आपका स्पेन का गृह युद्ध हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे, बताइए ये कौन थे। तो फ्रेंड्स ये कौन थे, तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, बराहगिरी वेंकट गिरी इनका नाम था। ठीक है ना। और देखिए ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी उससे ये संबंधित थे। क्लियर। और ये मजदूर आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, मजदूर आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। और ये 2 बार भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है ना। 1967 में ये देश के उपराष्ट्रपति बने थे और फिर 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। क्लियर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए भारत के ये पहले राष्ट्रपति हैं। निर्दलीय और निर्विरोध चुने जाने वाले कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे, बट निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले ये पहले राष्ट्रपति हैं। कौन, वीवी गिरी। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, पुल्लिंग कौन सा है। जल्द ही मैं आपके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाया जाएगा, सब कुछ आपको एक मैनर वे में उपलब्ध कराया जाएगा। एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है और इन 120 दिनों में, कह दीजिए 100 दिनों में बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो देखिए इसमें से कौन सा पुल्लिंग है, तो रीति स्त्रीलिंग है, घटना भी स्त्रीलिंग है, क्षमा भी स्त्रीलिंग है, क्षेत्र जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है, सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है। तो देखिए सिरपुर आर्द्रभूमि जो है फ्रेंड्स, याद रखना आपको, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, कवि जीवन आनंद दास जो थे ये बंगाली भाषा के एक बंगाली कवि, लेखक, उपन्यासकार और निबंधकार थे। इनका जन्म जो हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1899 याद रखिएगा। और देखिए 1955 में जो है इनको मरणोपरांत, 1955 में इनको मरणोपरांत जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कवि जीवन आनंद दास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा 1955 में। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मानववाद का जनक कौन है। मानववाद का अंग्रेजी में इसको ह्यूमनिज्म बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ह्यूमनिज्म बोलेंगे। ठीक है। तो देखिए पुनर्जागरण काल में मानववाद का जनक कौन थे, फ्रांसिस्को पेट्रोक थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रांसिस्को पेट्रोक राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के थे, तो ये इटली के विद्वान, कवि और दार्शनिक थे। ठीक है, ये इटली के थे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इटली के थे। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं, बताइए। तो ये कौन है फ्रेंड्स, तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी एक उदारवादी नेता भी थे और वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में जो है चुनाव जीता था। क्लियर, याद रहेगा आपको। चलिए, और देखिए फ्रेंड्स इनकी एक पुस्तक कौन सी है, बताइए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोटा पहाड़ किस जिला में है। देखिए लोटा पहाड़ कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये झारखंड में है। लोटा पहाड़ जो है ये झारखंड में है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर के पास है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सिंहभूम जिला हो जाएगा, चक्रधरपुर के पास स्थित है। ठीक है, यह पहाड़ लोटे का आकार का है। यह पाषाण युग के अवशेष यहाँ से और लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा एक लोटा विद्रोह है, लोटा पहाड़ तो आपको पता चल गया, एक लोटा विद्रोह था। लोटा विद्रोह याद रखना है कि ये 1855 में हुआ था, बिहार में हुआ था। और बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कैदियों के द्वारा, जो वहाँ पर कैदी थे, जब उनको सरकार ने पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के बर्तन में पानी देने का आदेश दिया तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था, इसीलिए इसको लोटा विद्रोह कहा जाता है। ठीक है। चलिए, देखिएगा कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में
बताइए, किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करेंगे। बताइए, तो देखिए साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाएगा। अच्छा, हेडलाइट में गाड़ियों के किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि जब मैंने बताया था कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का होता है 1.0003, यानी कि 1.3 और 3 होता है। मैंने आपको बताया था वायु का अपवर्तनांक। जल का भी मैंने बताया था कितना होता है, जल का मैंने बताया था 1.33 बताया था ना, देखिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद मैंने अल्कोहल का भी बताया था 1.36। ठीक है, मैंने कांच का भी बताया था 1.52, यहाँ पर देखिए कांच का दिया गया है। मैंने आपको हीरा का भी बताया था 2.42। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, माइथन डैम जो है ये किस नदी पर स्थित है? माइथन डैम जो है, माइथन डैम देखिए ये धनबाद में है, झारखंड में। झारखंड के धनबाद जिले में ये बराकर नदी पर स्थित है और यह अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला बांध है। इसको 1948 में दामोदर घाटी परियोजना के तहत विकसित किया गया था, बराकर नदी पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखना, कभी कभी निकट न दे करके मायोपिया दे देगा, इसको मायोपिया बोला जाता है। और जो दीर्घ दृष्टि दोष है उसको क्या बोला जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब चलिए यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। और दीर्घ दृष्टि दोष में यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का किया जाता है। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन, तो आपको भलीभांति याद होगा कि अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में और इस सरकार का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और आपने पढ़ा भी था कि इसी अंतरिम सरकार में अंतरिम मंत्रिमंडल जो था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था और बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। याद है ना आपको? तो याद रखिएगा 1942 तक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया था? किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया था? तो देखिए केंद्र सरकार ने 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया था। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली थे, न्यायमूर्ति फजल अली थे। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पणिकर थे। तो इन सदस्य का भी दोनों का नाम याद रखना है। कौन? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इस आयोग ने जो है 30 सितंबर 1955 को 1955 को लिख देता हूं मैं, 1955 को जो है भारत के राज्यों के पुनर्गठन के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में जो है 1956 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 1956 में जो है आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। अच्छा, आपको याद होगा कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। ये जगदीशपुर के थे और इन्हीं का एक कथन भी है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये कथन बाबू कुंवर सिंह जी का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तात्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था और रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? झांसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या है? फेरस सल्फेट का सूत्र बहुत ही आसान है। ये देखिए FeCl3 क्या है? FeCl3 को हम लोग फेरिक क्लोराइड बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड। Fe2O3 को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। FeNO3 का जो नीचे में होल 3 करके दिया, FeNO3 का ब्रैकेट में नीचे 3 दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक नाइट्रेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। और इसको फेरिक नाइट्रेट बोलते हैं। यह है आपका फेरस सल्फेट का सूत्र। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, बताएंगे। तो ये आपका कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, 1976 है। इसी के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी बनाया गया। लेकिन याद रखिएगा, जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में हुआ था, इसमें अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है। क्लियर, इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन भी आपको अच्छे तरीके से याद होगा। ये 42वां इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हिंदी में कभी कभी पूछ देता है सामाजिक अनुबंध पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध पूछे तो रूसो हैं, ठीक है ना। और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये भी आपको अब याद रखना है, ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना, फ्रेंच भाषा में। ये अब आप आज से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। ये सब प्रश्न हिस्ट्री वाले में मैंने ऑलरेडी करा ही दिया था, ठीक है ना। तो जिन्होंने देखा है वो बहुत आसानी से बना देंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। और बिहार स्पेशल का आज ही मैंने टॉप 100 क्वेश्चन कराया हुआ है, बिहार से रिलेटेड जो प्रश्न बिहार पुलिस में बनते हैं उसका मैंने कराया हुआ है, देखिएगा सारे वीडियोज़ को। तो देखिए, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, बट यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम है, आनंद मोहन बोस का नाम भी आप याद रखेंगे, आनंद मोहन बोस, ठीक है ना, आनंद मोहन बोस। 1876 सन भी अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो वस्तु गति कर रही है, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन जो है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये आपका समय के वर्ग के समानुपाती है, समय के वर्ग के समानुपाती है, तो वस्तु जो है एक समान त्वरण से गति कर रही है। एक समान त्वरण कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी में, एक समान त्वरण से। चलिए उसके बाद देखिए, जल का पैरावैद्युतांक कितना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का पैरावैद्युतांक कितना होता है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है ना, 80 होता है जल का पैरावैद्युतांक। और सेशन के एंड में आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, सब लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, मैं बार बार बताता हूँ, अंतिम बैठक भी कब हुई थी, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो अंतिम बैठक कब हुई थी, पहली बैठक जान लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है ना। और इसी में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना, अस्थायी अध्यक्ष इनको सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है। और अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो याद रखिए कश्मीर में किसने किया था, तो कनिष्क ने। पहला हुआ था कहाँ पर, पहला हुआ था राजगृह में, ठीक है, और किसके समय में, अजातशत्रु के समय में। दूसरा हुआ था कहाँ, वैशाली में, कालाशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में। और चौथा कनिष्क के समय में, कश्मीर में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था, बताइए। तो फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के समय में हैन त्सुआंग आया था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक भी है इंडिका, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, कुम्हरार महल जो है ये बिहार के किस जिला में है। ये जो कुम्हरार महल जो है ना, कुम्हरार पैलेस, ठीक है, राजप्रसाद, कुम्हरार का राजप्रसाद, ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, ये पटना में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा दर्शन है, तो याद रखिएगा ये वैशेषिक दर्शन है। इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक कनाद, महर्षि कनाद, या फिर एक और नाम याद रखिएगा उलुक, कनाद या उलुक, दोनों नाम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग के पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के कौन है, कपिल हैं। और न्याय दर्शन के कौन है,
न्याय दर्शन के गौतम हैं, ठीक है, न्याय दर्शन के गौतम, योग के पतंजलि हैं, पतंजलि, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिया था। बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है किस घटना के विरोध में त्याग दिया था। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था, ठीक है ना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट सहित आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। बंगाल विभाजन के समय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था, लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध नहीं होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना, जालियांवाला बाग घटना, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलवर संत किसके उपासक थे। अलवर संत, तो अलवर संत जो थे ये भगवान विष्णु के उपासक थे, ठीक है ना। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कवि एवं संत थे ये अलवर, तो ये विष्णु के, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 1951-52 में, तो 51-52 में 146 थी, और अब जो है ये करीब 25 के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है ना, 25 के आसपास पहुंच चुकी है। और देखिए भारत में शिशु मृत्यु दर अगर हम बात करते हैं तो क्या है ये, तो ये शिशु मृत्यु दर जो है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु की दर को दर्शाती है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये बिहार में है, और बिहार के किस जिला में है ये पूछा गया है। बताइए बताइए कहाँ पर है। बिहार स्पेशल का जो वीडियो देखिएगा ना तो उसमें और भी जलप्रपात मैंने कराया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ककोलत नवादा में है, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो अगर अभी की बात करते हैं सब्जी उत्पादन में बिहार का 4था स्थान है। चलिए नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था, अगर पूछा जाए कि मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है, तो याद रखिएगा नील नदी को। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। और ये किसने कहा था, तो फ्रेंड्स ये कहा था किसने, तो हेरोडोटस ने कहा था, हेरोडोटस ने, ठीक है ना, हेरोडोटस ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। नील नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और यह अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है, और कहाँ पर जाकर के गिरती है, तो भूमध्य सागर में, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। देखिए ये जो 61वां संविधान संशोधन था इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का जो न्यूनतम उम्र है उसको 21 से घटा करके कितना कर दिया गया था, 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। और ये लागू कब से हुआ, तो ये लागू हुआ 1989 में, ठीक है। तो 28 मार्च 1989 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है। देखिए जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है, लोकनायक के नाम से, और लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। देश रत्न कहा जाता है किनको, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो इनका जीवन काल पूछा गया, तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 1902 से लेकर के 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1902 से 1979, और 1999 में जो है जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। बुझा हुआ चूना, देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र जो है ये COOH का होल 2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये। अच्छा ये CaO जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बुझा हुआ चूना तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये आपका याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। चलिए SBI की स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो स्टेट बैंक जो है, भारतीय स्टेट बैंक, इसका प्रादुर्भाव वर्ष 1806 में हुआ था, जब बैंक ऑफ कलकत्ता, बाद में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया, इसकी स्थापना उस समय हुई थी। वर्ष 1921 में बैंक ऑफ बंगाल तथा अन्य 2 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई का विलय हुआ था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया इसको। और 1955 में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है
नाम रिजर्व बैंक किया गया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक से ले लिया गया और इसके स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक SBI अस्तित्व में आया था। उतना आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है SBI की स्थापना 1955 में हुई थी और वर्तमान में SBI के चेयरपर्सन कौन है? श्री चल्ला। ठीक है ना, श्री चल्ला, यहाँ मैं लिख दूँगा, अजीब नाम है थोड़ा सा, श्री चल्ला श्रीनिवासुलु। ठीक है, श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, यह भी चेयरपर्सन है SBI के। स्थापना याद रखिएगा कब हुई थी? 1955 में हुई थी। चलिए देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? चलिए बताइएगा, अशोक ने किस शिलालेख में जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया था? तो अशोक ने जो उसका बैराट लघु शिलालेख है, यहाँ मैं लिखता हूँ बैराट लघु शिलालेख, इसको भाबरू शिलालेख भी कहा जाता है। बैराट लघु शिलालेख भी याद रखिएगा, इसी को भाबरू शिलालेख कहा जाता है। इसी में जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट किया था। ये भाबरू शिलालेख कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। गिरनार गुजरात में है। धौली कहाँ पर है? तो धौली जो है ये भी याद रखना उड़ीसा में है। और सोपारा कहाँ पर है? तो सोपारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन है। मैंने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसको विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था। ठीक है ना, संविधान के भाग 300 के क में, 300 क आर्टिकल अनुच्छेद में। ठीक है ना, भाग 12 में। चलिए देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता किससे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता, तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से 1912 में बिहार बंगाल से अलग होकर के, ठीक है ना, और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था, अलग होकर के एक राज्य बना था। और उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था 1936 में, और झारखंड बिहार से अलग हुआ था कब? तो आप डेट सहित लिख करके मुझे कमेंट करेंगे। डेट भी लिखना है और सन भी लिखना है। ठीक है, झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति, ये पूरा पढ़िए, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा और आप खुद से सॉल्व करेंगे। 5m/4 मिनट होगा इसका आंसर, 5m/4 मिनट। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि पूरा आपको दिखाई दे। अब पूरा दिखाई दे रहा है ना। कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की परिक्रमा करने में कितना समय लेगा? बताइए। आंसर मैंने बता दिया, इसका भी आंसर मैं बता रहा हूँ। 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपया है, तो क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर 1500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल बिहार में लगातार पूछा जा रहा है। तो पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है ना, किस रूप में? स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं पौधे, उसमें स्टार्च का निर्माण करते हैं। चलिए इसका आंसर बताता हूं मैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? ये फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक, और ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अच्छा, एक निकोलो कोंटी था, निकोलो कोंटी जो है, निकोलो कोंटी किसके समय में आया था? निकोलो कोंटी, तो निकोलो कोंटी आया था देवराय प्रथम के समय में, देवराय प्रथम के समय में। यहाँ मैं लिखता हूँ देवराय प्रथम के समय में। ठीक है, अच्छा, एक नूनिज था, नूनिज किसके समय में आया था? तो नूनिज आया था अच्युत देवराय के समय में। किसके समय में? अच्युत देवराय के समय में, अच्युत देवराय के समय में। ठीक है, अच्छा, एक डोमिंग पायस और एक बारबोसा है। डोमिंग पायस और बारबोसा दोनों आए थे कृष्णदेव राय के समय में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? इंद्रपुरी बराज, बताइए, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स ये जो है इंद्रपुरी बराज, ये आपका सोन नदी पर है, और ये रोहतास जिले में है, सोन नदी पर। ठीक है ना, सोन नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर आपका 24 हो जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का, तो आपका हो जाएगा इसमें 3 से। ठीक है ना, 3 से विभाजित है। क्लियर, 3 से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें से अशुद्ध कौन सा है? तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, अगर इसमें से हम बात करते हैं
तो ऑप्शन ए जो होगा च जो है ये अघोष अल्प प्राण है, ये अघोष अल्प प्राण है। तो यहाँ पर महाप्राण गलत दिया गया है, बाकी ये सब आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तो 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है, मैंने आपको एक दो बार बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद 10 दिसंबर के दिन आपको पता है ना क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर के दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस और बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में खोला गया, 2024 में इसको स्थापित किया गया है। तो कहीं कहीं मथुरा देगा और कहीं कहीं आपको वृंदावन दे देगा। ठीक है ना, तो दोनों याद रखेंगे आप। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का है? पटना का है और न्यूनतम शेखपुरा का है। तो यहाँ पर देखिए पटना दिया गया है और न्यूनतम पूछेगा तो याद रखिएगा शेखपुरा का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वह बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में वह जो है ना, वह यहाँ पर आप देख सकते हैं वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी निश्चित लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि वह लड़का बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक होगा। चलिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है एक, ये किस विषय से संबंधित है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो देखिए ये पुरस्कार जो है ना ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार 1958 में ये प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बुद्धचरित की भाषा क्या है? बुद्धचरित लिखा है किसने? तो बुद्धचरित को लिखा है अश्वघोष ने। संस्कृत भाषा में अश्वघोष के द्वारा रचित यह एक बौद्ध महाकाव्य है। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत हो जाएगा। बुद्धचरित के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। ठीक है, अश्वघोष। चलिए उसके बाद देखिएगा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान तो ये उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देहरादून दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? कौन सा इसमें से अशुद्ध है? उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, तो ये वाला देखेंगे ना पहला ही अशुद्ध है। यहाँ पर होगा आपका क्या? तो इस तरह से ये होगा नी प्लस ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला आपका अशुद्ध है। एमएनसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एमएनसी का आपको पता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल, ये वाला ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है ना, और इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है, अभी याद रखिएगा 193। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। देखिए किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का, डू और डाई का नारा दिया था? तो इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्लियर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में, तो देखिए सोलर कुकर की बात करते हैं ना, तो सोलर कुकर में जो है आपको याद रखना है किसका प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का, जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करके उसमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो यह अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 2005 में, ठीक है ना, 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और यह मिशन ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है? तो मैंने बताया था कि लास्ट सपर और मोनालिसा ये किसकी चित्र है? तो याद रखिएगा ये लियोनार्डो दा विंची की है, लियोनार्डो दा विंची की। ठीक है, देखिए बंगाल के विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। चलिए उसके बाद देखिए पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पंचायती राज मंत्रालय का गठन
तो इसका गठन किया गया था 2004 में, ठीक है ना, 2004 में किया गया था पहली बार पंचायती राज मंत्रालय का गठन। देखिएगा किस भारतीय एथलीट को IASF, यहाँ में लिखता हूँ IAAF वेटरनर पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये PT उषा को किया गया है, ठीक है ना, PT उषा को किया गया था 2019 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि सिर पर सवार होना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है कि पीछे पड़ना, ठीक है ना, पीछे पड़ना, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद होगा ना, 12mv²। मैं पहले भी बताया था कि इस फॉर्मूला को हमेशा आपको जब भी आप दोगुना चार गुना करेंगे इसको साथ लेकर के चलना है। जैसे कि अब प्रश्न को पढ़िए, हाफ करे कि उसकी वेग दोगुना कर दिया जाए, यानी कि मास में कोई चेंजिंग नहीं है, इसका वेग क्या कर रहा है? दोगुना कर दे रहा है। यही है ना, मैंने बोला है अभी कि इस फॉर्मूले को हमेशा आप बाहर रखिएगा। तो 12m और ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4v² हो जाएगा। मैंने बोला था कि इस फॉर्मूले को बाहर रखना है आपको, तो 12m और इस v² को बाहर रखिए। अब बचा क्या? अब उधर 4 बचा। तब आप देखिएगा कि गतिज ऊर्जा क्या हो जा रही है, तो यहाँ से सीधे ये तो गतिज ऊर्जा है, ये कितनी गुनी होगी? 4 गुनी। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो कभी ये प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 4 गुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 गुनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये सविराग्रह आंदोलन 1930 में हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है? तो केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कश्मीर में ही होता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अशोक स्तंभ बताइए। तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिएगा कि समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा टैक्स जो है सहायक होता है? तो समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने की में प्रगतिशील कर जो होता है, प्रगतिशील टैक्स, ये सहायक होता है। चलिए दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो पहले तो NH2 था, ठीक है ना, अब हो गया है कौन सा? NH19, राजमार्ग संख्या 19 हो गया है, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा राजमार्ग NH44 है। चलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक ना, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ठीक है। बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई के दिन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो झारखंड में कौन सा है इसमें से? बोकारो, भिलाई। देखिए भिलाई कहाँ पर है? भिलाई है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है ना, ये बोकारो है। चलिए उसके बाद पूछा गया कि आयल गैस किसका मिश्रण है? तो आयल गैस जो है ये हाइड्रोजन, मीथेन, इथिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है, और यह मिट्टी के तेल के तापीय भंजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आयल गैस यानी कि तेल गैस इसको बोलेंगे हिंदी में, यह हाइड्रोजन, मीथेन, इथिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मीथेन मैंने बताया था और इथिलीन भी बता दिया। चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? ये डेट सहित याद रखना था, 13 अप्रैल 1919 को, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है आपका वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये आपका 84वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना, 2001 वाला। इसके द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। और इसका निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो उदारवादी काल जो रहा था ना, ये जब गठन हुआ था 1885 में, वहाँ से लेकर के
1905 तक, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद क्या हुआ था, जो उग्रवादी थे उनका प्रभुत्व आ गया। निम्नलिखित में से भू आबद्ध राज्य कौन सा है, राज्य पूछा गया, यानी कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा सटता है जिनका। तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं, ठीक है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो यहाँ बिहार का नहीं करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CSIR बोलते हैं, ठीक है ना, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय। देखिए फ्रेंड्स, इसका स्थापना 1942 में हुई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रामा एंड खालिस्तान दिया गया, वेयर प्रेजेंट, तो राम वेयर है तो रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें से मॉडल वर्ब पूछा गया है कि कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है जो मॉडल वर्ब, किस सेंटेंस में मॉडल वर्ब है। तो आपको पता है कि कैन होता है, कुड होता है, मस्ट होता है, ये सब आपके मॉडल वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मस्ट लगा हुआ है, ये वाला मॉडल वर्ब है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड, यहाँ पर देखिए ये वर्ड जो दिया गया ना, ये पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड, ये वर्ड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन क्या है, ये शब्द क्या है। तो ये शब्द है इंजीनियस, इसको हम लोग इंजीनियस पढ़ेंगे, इंजीनियस पढ़ेंगे। इंजीनियस का मतलब होता है क्या, कौशल, कौशलपूर्ण, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। चलिए रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। तो आपको पता है कि रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत में इसका विस्तार है, क्लियर। इसमें कपास की खेती होती है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है ये। उसके बाद देखिए भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है, पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये मेघालय है, मेघालय बड़ा फेमस है इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ना ये चांद पर स्थित है, ठीक है ना, चांद पर है, तो ये चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा ये क्या कर रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव वन। देखिए दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, यहाँ देखिए V5 लगा हुआ है, ठीक है ना, प्लेज फुटबॉल। तो जब भी V5 लगता है तो वहाँ पर आपका डज नॉट लगेगा, जब इसका नेगेटिव बनेगा तो देखिए कहाँ पर डज नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर डज नॉट लगा हुआ है, ठीक है ना, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा द एंटोनिम, यानी कि इसका विलोम बताना है, किसका, जस्टिस का। जस्टिस का विलोम क्या होगा, जस्टिस का विलोम तो इनजस्टिस होता है, इनजस्टिस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए काबुलीवाला का लेखक कौन है। काबुलीवाला का लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1892 में ये काबुलीवाला एक बंगाली लघु कथा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। चलिए कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। अब कर्पूरी ठाकुर के बारे में इसलिए पूछा जाता है कि पिछले साल इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना, और इनका जन्म हुआ था 1921 में समस्तीपुर जिला के पितौंझिया गांव में, और पितौंझिया गांव का नाम अब कर्पूरी ग्राम रखा गया है। और ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार ये कब बने थे, तो 1970 में बने थे, और दूसरी बार 1977 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको भी, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पता है। तो ये विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है, बताइए। चलिए विटामिन के का रासायनिक नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, आपके लिए मैं रख रहा हूँ। चलिए सूफी किस रूप में जाने जाते हैं, सूफी मुस्लिम संत के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर मुस्लिम संत हो जाएंगे। देखिए मैनग्रोव किसे कहा जाता है, तो मैनग्रोव किसको कहा जाता है। आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट पता है ना, कि सुंदरवन आपने पढ़ा है कि मैनग्रोव फॉरेस्ट है। तो मैनग्रोव जो है ये लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक वन है लवन कच्छ का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये मंगल पांडे जी हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अनार का लाल रंग किसके कारण होता है। अनार का रंग लाल किसके कारण होता है, तो एक इसमें पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है ना,
एक वर्णक है एंथोसाइनिन, इसी के कारण सेव का भी रंग लाल होता है एंथोसाइनिन के ही कारण, ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अपने स्कोर आप लोग पहले कमेंट करिए, मैथ छोड़ करके, ठीक है ना। तो दंत चिकित्सा में जो है किसका अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? जो भी आपके नाक कान गला का डॉक्टर हैं, ठीक है ना, ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए, अपना स्कोर बता दीजिए।